कि जो सऊदी अरब की जो कैबिनेट है उसने ये अप्रूव किया है कि इंडिया और जो सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके दरमियान एक कोऑपरेशन हुआ है दहशतगर्दी को काउंटर करने का, कॉम्बैट करने का। इंडिया रुपी को एक ग्लोबल करेंसी बनाने में लगा हुआ है आज की डेट में। ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो स्टेप बाय स्टेप मुस्लिम वर्ल्ड के करीब हो रहा है। एक तो वो सारी बात है फाइनेंशियली उनके इंटरेस्ट को देख रहे हैं। आपके पास एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, फौज भी नहीं है, अदालतें भी नहीं है, किधर जाएंगे आप? जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसके मुकाबले में हमारे कश्मीर, आजाद कश्मीर में 2% भी डेवलपमेंट नहीं है। ये हो गया अभी झंडा इंडिया के झंडे लहराकर बोल रहे हैं हमें इंडिया के साथ जुड़ना है, क्योंकि उन्हें उन जिहादियों के साथ रहने की अब उनकी इच्छा ही नहीं है। आप देखेंगे आगे आगे जाकर नेपाल, बांग्लादेश के लोग भी बोलेंगे कि हमें इंडिया के साथ मिलना है। इंडिया में पैदा होने वाला बच्चा हम देखते हैं, वर्ल्ड बैंक जो पाकिस्तान को अक्सर खैरात देता है उसका सीईओ बनता है। हमारे अगर वजीर आजम की बात करें वो भी भिखारी है, यहाँ पे पैदा होने वाला बच्चा भी भिखारी है। इंडियन आर्मी इज गेटिंग अ सैटेलाइट वर्थ 3000 करोड़, 3000 करोड़ रुपए की भारतीय सेना को खुद की सैटेलाइट मिल रही है। नेवी एयरफोर्स के पास ऑलरेडी है अपनी, इंडियन आर्मी की डिमांड थी ये तो उनको एक सैटेलाइट मिल रही है, हाईली एडवांस सैटेलाइट। सॉल्यूशन एक ही है, अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रांग कर दो, इकोनॉमी को भी और मिलिट्री को भी, कि कोई हमारी तरफ देखने की भी जरूरत ना करे। सारा दिन सोचता रहता हूं कि हम हैं कौन, हम क्या, हम ना अच्छे पाकिस्तानी हैं, ना अच्छे मुसलमान हैं, ना अच्छे बहन भाई हैं, ना अच्छे माँ बाप हैं। इतना चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो जाएगा कि एक तरफ I2U2 है, इजराइल, इंडिया, UAE बैठे हुए हैं। हम अफगानिस्तान की बात करें, मैं हैरान रहेगी कि अफगानिस्तान की जो एक्सपोर्ट है 1.20 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, और पाकिस्तान को देख लें सर, वो कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं। बलोचिस्तान, अफगानिस्तान हमें क्रॉस कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया क्यों ग्लोबल करेंसी अपनी ना बनाए या फिर कहे कि अपनी करेंसी को ग्लोबल लेवल पर क्यों ना ले जाए, जब इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 1-2 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप सिचुएशन देखो तो इंडिया सारी की सारी सिचुएशन मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के फेवर में हो रही है। अब UAE और सऊदी जैसे कंट्री को देखो तो उनकी जो भी एक स्ट्रेटेजी बन रही है दुनिया को लेकर, ना ही सिर्फ साउथ एशिया को लेकर, उसमें भी इंडिया शामिल है। चाहे UK हो, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, सारे के सारे कंट्रीज यहाँ पर इंडिया को ध्यान में रखे बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ में हम क्यों पीछे रहे, जब हमारे पास मौका है अपनी करेंसी को ग्लोबल बनाने का। हम नहीं चाहते कि भी डॉलर जो है वो पूरी तरीके से गायब हो जाए। हम नहीं चाहते कि यूरो या फिर कहे कि पाउंड जो है वो पूरी तरीके से गायब हो जाए, लेकिन हमें भी अपनी जगह बनानी है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे इंडिया ये सारी चीज़ें कर रहा है, और ऊपर से ये भी बात हो रही है कि भाई इंडिया अलग अलग ग्रुप्स में शामिल होकर अपनी जो इम्पोर्टेंस है, अपना पावर जो है वो दिखा रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बैरिस्टर साहब, आज 2 इम्पोर्टेंट इश्यूज पे बात करनी है आपसे। पहला जो इशू है वो तो है कि मैं देख रहा था कि जो सऊदी अरब की जो कैबिनेट है उसने ये अप्रूव किया है कि इंडिया और जो सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके दरमियान एक कोऑपरेशन हुआ है दहशतगर्दी को काउंटर करने का, कॉम्बैट करने का, और टेरर फाइनेंसी को कॉम्बैट करने का। और ये बेसिकली आप ये समझ लें कि ये रॉ और जो सऊदी किंगडम की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके दरमियान हुआ है। वैसे अब हमने इससे पहले भी थोड़ा सा बात की थी कि ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो स्टेप बाय स्टेप मुस्लिम वर्ल्ड के करीब हो रहा है। एक तो वो सारी बात है फाइनेंशियली उनके इंटरेस्ट को देख रहे हैं, कारोबार, बिजनेस और चीज़ें, तेल और इस तरह की चीज़ें। दूसरा ये ऑन स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ के ऊपर, और ये जो ग्लोबली इम्पोर्टेंस के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी जो है वो करीब हो रहा है। आपको क्या लगता है भाई साहब, पाकिस्तान जिसने मुस्लिम वर्ल्ड को और पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया को इतना ज़्यादा जो है वो जेलसली गार्ड किया और प्रोटेक्ट किया कि उसको इंडिया की हवा न लगे, आप पाकिस्तान की पोजीशन को कैसे देखते हैं जब इंडिया और सऊदी अरब का जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोऑपरेशन ऑन कम्बैटिंग टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग है? जी देखें जी, ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है जो डायरेक्टली टच करता है पाकिस्तान की कोर पॉलिसी को।
स्पेसिफिकली जो कश्मीर इशू को लेके, तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक्सचेंज भी हो रहा है गुज़श्ता 20-30 सालों से बिलखुसूस, इसका ताल्लुक बिलाखिर जाके तो जुड़ता तो बहरहाल जो है वो दहशतगर्दी के साथ ही है। तो उस हवाले से अगर एक कोऑपरेशन जो है वो होता है सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान, तो इसको कम्बैट करने के लिए, तो उसमें जो नंबर 1 सवाल उभर के आएगा वो कश्मीर में आएगा, क्योंकि इंडिया को इस वक्त जो है अगर किसी थोड़ी बहुत किसी तरीके से किसी मिलिटेंसी या दहशतगर्दी का कोई खदशा है या सामना है, पहली बात है सामना तो अब नहीं, खदशा कह सकते हैं आप, जो इक्का दुक्का वाकयात हो रहे हैं, तो उसमें जाहिर है वो कश्मीर के अंदर ही है, बाकी तो कहीं उस तरह की उस सतह पे नहीं है। तो ये जो उस एक बहुत बड़ा आप यूं समझ लें कि छलांग है जो सऊदी अरब का इंडिया के साथ एक तरह का एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हवाले से, जिसको आप सलामती के मामलात कहते हैं, क्योंकि इसमें जाके तो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई थोड़ा बहुत भी कोई उनका कोई ऐसी चीज रह गई थी जिसकी वजह से वो सऊदी अरब के साथ जुड़ते थे, तो वो भी खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने एक तरह का अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि जब आप इंटेलिजेंस की सतह पे आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं या आप कलेक्टिव उसको कम्बैट कलेक्टिवली करने का ऐलान करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक ख़ास एजेंडे पे आपका एक ख़ास मौक़िफ़ है, और जाहिर है कि आप दोनों देखते हैं कि इंडिया को अगर दहशतगर्दी का सामना है या सऊदी अरबिया को दहशतगर्दी का सामना है, तो दोनों एजेंसीज जो है उसका साथ देंगे। इंडिया की भी बात की तो एक सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया में पैदा होने वाला बच्चा, हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक जो पाकिस्तान को अक्सर खैरात देता है उसका CEO बनता है। हमारे अगर वज़ीर आज़म की बात करें वो भी भिखारी है, यहाँ पे पैदा होने वाला बच्चा भी भिखारी है। तो उस देश में पैदा होने वाले बच्चे और इस देश में पैदा होने वाले बच्चों की इज्जत यहाँ पर, तो मैं कहती हूँ हम क्या मुंह लेके जाएंगे। जो वीजेज लगते हैं वहां पर पाकिस्तानियों के लिए और कानून है, दूसरे मुल्कों के लिए और कानून है, हमारे लिए इस मुल्क में पैदा होना क्या हमारे लिए कोई मुश्किल की बात है? क्या फ्यूचर है हमारा? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही। मैं सारी बता देता हूँ। उसमें ये जो आपने मुझे क्वेश्चन किया, ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। उसकी वजह ये है कि मैं भारत एक तो जाता भी बहुत हूँ, मैं तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल जाता हूँ। मेरा बिजनेस पार्टनर है वो भी भारतीय, और मेरा बड़ी एसोसिएशन है भारत के साथ में, और 24 घंटे मेरा समझ लें कि मेरा इस पे नजर होती है कि भारत में क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। और मैंने कई जगह प्रोग्रामों पे कहा है कि मैं हाथ जोड़ता हूं हर पाकिस्तानी बच्चे को, खुदारा भारतीय चैनलों पे भारत की खबरें सुना करो, शायद तुम्हारा जमीर जाग जाए कि वो किस तरह तरक्की कर रहे हैं। बहुत जरूरी है। और फिल्मा नाल नहीं रहा, बॉलीवुड दियां नाल नहीं है तुम्हारी तरक्की होनी, वहां भी खबरें उनकी पढ़ो। मैं बताना चाहता हूं कि उसकी तरक्की का सीक्रेट क्या है। मैं आज ये हिस्ट्री थोड़ी सी बताना चाहूंगा। कई लोग जज्बाती होकर इस चीज पे उसको नेगेटिव भी ले जाते हैं, मैं इसको नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं। मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ये बात है 1984 की। 84 में 80s में आप कर लें, 1980 के लगभग पाकिस्तानी ₹1 के भारतीय ₹2 होते थे। इस पे नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई और इस तरह के लोग आए जिन्होंने भारत को खोला, उनकी ट्रेड को खोला। सबसे बड़ा सीक्रेट भारत की तरक्की का उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जी सबसे बड़ा सीक्रेट है। आज भी जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के अंदर जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, उसकी टक्कर कहते हैं यहाँ पे MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां एडमिशन मिल जाता है, वहां एडमिशन नहीं मिलता।